नमस्कार, आदाब। मैं कल जिक्र कर चुका अपने रेडियस ज्वाइन करने का। रेडियस में के कुरियन साहब जितने अच्छे बॉस साबित हुए, उसकी मिसाल पता नहीं आज की दुनिया में मिलती है या नहीं मिलती है। हमारी जो दोस्ती कहूँ, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े थे, तो लगभग फादर फिगर की तरह हो गए थे। वो कैसे हुआ, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा जंप करके वो किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे रिज्यूमे में कुरियन साहब ने देख लिया था कि मुझे मीडिया का भी तजुर्बा है, क्लाइंट सर्विसिंग का भी तजुर्बा है, रेडियो प्रोडक्शन वगैरह का भी तजुर्बा है। तो वैसे तो मैं कॉपीराइटर के बतौर काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे शुरू के दिनों में ही मुझे एक क्लाइंट भी सौंपा। उस क्लाइंट की बात मैं कल करूंगा। मैंने अभी रेडियस में मीडिया डिपार्टमेंट में कोई काम करना शुरू नहीं किया था। उस वक्त हमारे मीडिया मैनेजर हुआ करते थे जनाब के.बी. मलकानी साहब, जो अक्सर मजाक में हमसे कहा करते थे कि भाई हम खान बहादुर मलकानी है। के.बी. का वो खान बहादुर कर लिया करते थे, खान बहादुर, राय बहादुर वगैरह वो टाइटल हुआ करते थे जो अंग्रेज उस जमाने में हिंदुस्तानियों को दिया करते थे। किस्सा यूं है कि मैं रेडियस में मीडिया में कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कुरियन साहब को एक 4 रोज़ा मतलब 4 डे का मीडिया सेमिनार हो रहा था दिल्ली में। उसमें उन्हें वहाँ की नोट एड्रेस डिलीवर करना था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी क्यों नहीं साथ चलते, ये 4 डे सेमिनार तुम भी अटेंड कर लेना। अब ये 4 डे सेमिनार जो हो रहा था वो दिल्ली के ताज पैलेस में हो रहा था। तो कुरियन साहब ने मुझसे कहा कि एक काम करो, अपने जो एडमिन डिपार्टमेंट है उससे कहकर तुम्हारे मेरे एयर टिकट बुक कर लो, होटल बुक कर लो। मैंने कहा ठीक सर। जब मैं बाहर आया तो मेरी उम्र उस वक्त रेडियस में लगभग 1 साल 1.5 साल की रही होगी। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हैसियत क्या है, मुझे कहाँ रहना चाहिए, कैसे सफ़र करना चाहिए। कुरियन साहब एजेंसी के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मैंने जाकर एडमिन से बात की। तो एडमिन ने मुझे बताया
कि भाई वो CEO हैं तो हवाई सफ़र ही करते हैं। उस वक्त हमारे मुल्क में एक ही एयरलाइंस हुआ करती थी जिसे हम लोग उस वक्त इंडियन एयरलाइंस कहा करते थे। तो एडमिन ने बताया कि वो एयरलाइन से सफ़र करेंगे। उस वक्त बिजनेस क्लास को J क्लास कहा जाता था, तो उनका टिकट मैंने J क्लास में बुक करवाया। उनके लिए होटल ताज पैलेस में ही कमरे का बंदोबस्त करवा दिया। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हैसियत क्या है, मुझे कैसे सफ़र करना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। एडमिन से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो पोस्ट है और जितने साल तुमने यहाँ गुजारे हैं उसके मुताबिक तुमको राजधानी से सफ़र करना चाहिए, राजधानी ट्रेन से। मैंने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा रहने के लिए तुम्हें 5 स्टार तो नहीं, एक 3 स्टार होटल मिल सकता है जिसका नाम है जनपथ, होटल जनपथ दिल्ली का। मैंने कहा आप कहते हैं तो सही है। तो इस तरह सारी बुकिंग करवा ली गई। शाम 4 बजे करीब कुरियन साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया, अपने कमरे में, और मुझसे पूछा तो सारे इंतज़ाम हो गए, बुकिंग हो गई? मैंने कहा जी हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे सफ़र कर रहे हैं हम लोग? मैंने कहा सर आप इंडियन एयरलाइन से जाएंगे, J क्लास में आपका टिकट है और ताज पैलेस में आपका कमरा बुक कर लिया गया है। तब उन्होंने मुझसे पूछा और तुम कैसे सफ़र कर रहे हो और तुम कहाँ रह रहे हो? तो मैंने कहा मैं राजधानी से आऊँगा और आपको दिल्ली में मिलूँगा, क्योंकि मैं जनपथ में ठहर रहा हूँ, होटल जनपथ में। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो पहला सवाल तो ये किया कि तुम ये चाहते हो कि तुम ट्रेन में 18 घंटे अनप्रोडक्टिव बिताओ, बिना कुछ काम किए हुए, आराम से वहाँ पड़े हुए। 18 घंटे बहुत होते हैं। याद रखो, हमें तुम्हारी इस ऑफिस में ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें कभी भी ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जाओ तुम अपने लिए भी इंडियन एयरलाइंस में टिकट बुक कर लो। मैं वापस आया, एडमिन को बताया और उनकी राय के मुताबिक अपना टिकट इकोनॉमी क्लास में बुक कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था और कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इससे पहले सिर्फ एक बार हवाई जहाज का सफ़र कर चुका था, जब PN बलूचा में था। सेंट्रल बैंक वाले
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बहुत खुश करने की कोशिश किया करते थे। बैंकों का नेशनलाइजेशन डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था और जहां तक मुझे याद है 14 जून बैंकों का नेशनलाइजेशन डे है। उस 14 जून को उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कलकत्ता में रहने वाले थे और 13 जून को हमको ये बताया गया कि भाई आप चाहे जो करें, एक 33/8 कॉलम का बड़ा सा विज्ञापन बने सेंट्रल बैंक का, और वो अगले दिन स्टेट्समैन, जो उस वक्त का लीडिंग अंग्रेजी अखबार था, आज के कोलकाता और उस जमाने के कलकत्ता का, उसमें छपे। जल्दी जल्दी आर्टवर्क बनाया गया। आर्टवर्क से मटेरियल बनाने का कोई वक्त नहीं था। उन दिनों कंप्यूटर तो थे नहीं। आर्टवर्क स्टेट्समैन तक पहुंचाने का एक ही रास्ता था कि मैं कलकत्ता जाऊं और मुझे इस तरह पहली बार हवाई जहाज से सफर करने का मौका 1975 में मिला था। तो दूसरी बार सफर कर रहा था, तो मैंने अपने लिए इकोनॉमी क्लास में टिकट बुक किया। तो कुरियन साहब ने फिर बुलाया, पूछा हो गई आपकी बुकिंग? मैंने कहा जी हाँ सर। आप जे क्लास में सफर कर रहे हैं, मैं इकोनॉमी में आऊंगा आपके साथ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, ये बताओ बंबई से दिल्ली तक की दूरी हवाई जहाज से कितनी देर में पूरी होती है? मैं वापस गया एडमिन में, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने बताया लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मैंने वापस जाकर बताया कि तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम चाहते हो, बातें सारी अंग्रेजी में हो रही थी, मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं, कि तुम चाहते हो कि मैं 3 घंटे जे क्लास में अकेला बैठा रहूं, खामोश, कि मेरे साथ थोड़ी बहुत बात करने वाला भी कोई ना हो। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा सर मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा जाओ तुम अपना टिकट भी जे क्लास में बुक करो। तो खैर मैं वापस गया, मैंने अपना टिकट भी जे क्लास में बुक किया। उसके बाद फिर बुलाया गया। मैंने कहा सर हो गया बुकिंग? हो गई बुकिंग मेरी भी जे क्लास में। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब ये बताओ तुम दिल्ली में ठहर कहाँ रहे हो? तो मैंने कहा सर होटल जनपथ में। तो उन्होंने चेहरे पे बड़ी सी फ्राउन लाके कहा, ये जो सेमिनार है 4 दिन का, वो हो कहाँ रहा है? मैंने कहा सर ताज पैलेस दिल्ली में। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम 4 दिन दिल्ली में रोज सुबह शाम
ताज पैलेस से होटल जनपद तक कम्यूट करो। मैं फिर हक्का बक्का परेशान, समझ में कुछ आया ही नहीं। मैंने कहा सर मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा जाओ अपने लिए भी एक कमरा ताज पैलेस में ही बुक करो। खैर साहब, मैंने अपना कमरा भी ताज पैलेस में बुक किया। ये जिंदगी में दूसरी बार था कि मैं किसी 5 स्टार होटल में जा रहा था। इससे पहले एक बार मैं सुना चुका हूं आपको कि मार्केटिंग में बम्बई के ताज पैलेस में एक डिनर के लिए जाना हुआ था। तो खैर मैंने अपना भी कमरा ताज पैलेस में बुक किया। हम दोनों दिल्ली पहुंचे। वहाँ एक कार हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी, एडमिन ने बुक कर रखी थी, जो हमें लेकर ताज पैलेस तक पहुंची। तो ताज पैलेस के काउंटर पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं साइन वगैरह करने की, नाम पता भरने की, उन दिनों आइडेंटिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। आप कह देते थे मैं जमील गुलरेज हूँ और लोग मान लिया करते थे। आज की तरह नहीं था। तो हम दोनों ने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। उसके बाद कुरियन साहब ने घड़ी देखी। उस वक्त तकरीबन 7 बज रहे थे। उन्होंने घड़ी देखी और कहा ठीक, अपने अपने कमरे में चलते हैं। 9 बजे हम लोग फिर लॉबी में मिलेंगे ताकि साथ डिनर कर सकें। कुरियन साहब अपने कमरे में चले गए, मैं अपने कमरे में पहुंचा। मेरी उम्र के जो लोग हैं और जिन्होंने मेरी तरह पहली बार 5 स्टार होटल में रहने का तजुर्बा किया होगा, उन सबको याद होगा कि 5 स्टार होटल में रहते हुए सबसे मुश्किल काम हुआ करता था वहां के बाथरूम का सिस्टम समझना। क्योंकि वो लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट सिस्टम लगाया करते थे, इसलिए कौन सा नल खोलने पर क्या होगा ये समझने में थोड़ा वक्त लगा करता था। मुझे तो खैर हाउसकीपिंग को बुलाकर सीखना पड़ा। उस वक्त तो मालूम भी नहीं था कि हाउसकीपिंग और रूम सर्विस में फ़र्क क्या है। खैर नहा धोकर कपड़े बदलकर हम नीचे आए। मैं और कुरियन साहब, उन्होंने कहा चलो आज ताज पैलेस का चाइनीज़ खाना ट्राई करते हैं। तो हम लोग ताज पैलेस के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले गए। कुरियन साहब ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर किया, मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर किया। उन दिनों मैं सिगरेट पिया करता था, लेकिन अब तक स्टेट एक्सप्रेस पे नहीं आया था, ये उतना कमाता नहीं था। उन दिनों फोर स्क्वायर पिया करता था। और वो जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का ख्याल होता है कि ताज में बैठ के अगर मैं सिगरेट मंगाऊंगा तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो मैंने कुरियन साहब से कहा सर मैं 1 मिनट में आता हूं।
उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा बस 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में हाजिर हुआ। मैंने कहा तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा मेरे पास सिगरेट खत्म हो गए हैं। उन दिनों रेस्टोरेंट में बैठ के सिगरेट पीना मना नहीं था, हम लोग अपने ड्रिंक के साथ सिगरेट भी पिया करते थे। तो मैंने उनसे कहा मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं, यहाँ मंगाऊंगा तो बहुत महंगा होगा, तो बस मैं जाकर 2 मिनट में बाहर से अपना सिगरेट का पैकेट लेके आ जाता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा चुपचाप बैठे रहो जहाँ बैठे हो, और तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम यहीं मंगा लो, तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे। तो खैर साहब, मैंने वहीं अपना सिगरेट मंगाया। खैर ड्रिंक के बाद कुरियन साहब ने खाना ऑर्डर किया, खाना आया। चूंकि कुरियन साहब केरल से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने पहला निवाला खाते ही अपने माफ़ कीजिएगा, रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और उन्होंने कहा ये खाना चाइनीज़ नहीं है, ये खाना मलयाली है, तुम्हारा शेफ ज़रूर मलयाली होगा। और मैनेजर ने झेप कर कहा हाँ सर, शेफ मलयाली तो है। उसके बाद 4 दिन हम लोग ताज पैलेस में रहे। सेमिनार ख़त्म हुआ, हम लौटे। लौटने के बाद कुरियन साहब ने कहा कि एक बात तुम नोट कर लो, जब तक तुम रेडियस में काम कर रहे हो तुम कभी ट्रेन से सफ़र नहीं करोगे, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत दफ्तर में ज़्यादा है, तुम्हारा वक्त दफ्तर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ भी जाओगे एयर से जाओगे, जिस शहर में भी ठहरोगे उस शहर के सबसे अच्छे होटल में ठहरोगे, क्योंकि जो काम तुम्हें करना है उसके लिए तुम्हारा मेंटली बहुत सुलझा हुआ होना ज़रूरी है, और वो आराम तुम्हें सबसे अच्छे होटल में ही मिल पाएगा। जहाँ ताज होगा उस शहर में तुम ताज में ही ठहरोगे। और यहाँ से निकलने से पहले एडमिन तुम्हारे लिए एक कार बुक कर देगा, और वो कार उस वक्त तुम्हारे साथ रहेगी उस शहर में जब तक वो तुम्हें वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर ड्रॉप ना कर दे। इस तरह के कुरियन साहब ने मेरी आदतें इतनी बिगाड़ दी हैं कि आज भी मेरे लिए ट्रेन से सफ़र करना बेहद मुश्किल है। मैं किसी दुअम दर्जे के होटल में नहीं ठहर सकता हूँ। जहाँ जाता हूँ अच्छे होटल में रहता हूँ। अगर मेरे पास पैसों की कमी हो तो मैं जाता ही नहीं।
कुरियन साहब के साथ लगभग 18 साल मैंने गुजारे और उस 18 सालों में उन्होंने मेरी आदतें और भी बिगाड़ी नहीं, दरअसल मुझे अच्छी तरह जीने का राह समझाया। मैं उसके लिए उनका जितना आभारी रहूं उतना कम होगा। मैं यही कहता हूं कि कुरियन साहब, आप दुनिया में आज नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए आपसे अच्छा बॉस और कोई हो ही नहीं सकता था। कल फिर आऊंगा, फिर कुछ कहानियां सुनाऊंगा।